तो थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा मुझे, ज़बरदस्त सारी डेवलपमेंट देख के, सारे ऑफिस देख के। लेकिन हम आदत से मजबूर हैं, तो कुछ मासूमाना सवालात ने जन्म लिया है, तो वो आपसे मेरा जी ज़रूर। एज ए CEO शुजा भाई आप ज़रा बताएं हमें कि एक दावा है आपका कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड है, तो दावा तो बहुत सारी एंटिटीज़ का है ना, तो इस दावे को कैसे सच मान लिया जाए, ये पहला मासूमाना सवाल। देखिए वसीम भाई, रियल स्टेट के अंदर ना जो क्लेम होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई आपकी हिस्ट्री होती है। सही है। कोई अगर कहे कि मैं जी मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड हूँ या मैंने डिलीवरी बिफोर टाइम दिया है, तो वो सबको पता होता है। और आपकी जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, वो ये नहीं होता कि आप एक कमरे में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और आप तब बिक गया और किसी को पता ना चले। तो हमारे जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हमने लॉन्च किया अब तक, अब ये हमारा 7वां प्रोजेक्ट है जो अभी फेज़ 3 हमने लॉन्च किया था, तो इससे पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अप्रूवल देख लें कि हम बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं करते। अप्रूवल के लिए आपके पास लैंड की ओनरशिप लाजमी होनी चाहिए। सो मेरे 2 जो बॉक्सेस हैं उस पर तो टिक लग गया कि मेरे पास लैंड भी है, मेरे पास अप्रूवल भी है। फिर उसके बाद होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या आप जो सेल है, जो जिस क्वांटिटी में या जितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं आपके, क्या आप वो बेच रहे हैं या ओवर सेलिंग कर रहे हैं। बिकॉज जब आप मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत सी टाइम इस तरह होता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा निकल आती है, तो फिर जो डेवलपर होता है उससे ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि पैसा आ रहा होता है। वो कहते हैं बेची जाए, बाद में देख लेंगे, बाद में ज़मीन खरीद लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे भी हैं कि 40-40 हज़ार भी आप ओवर सेल कर लोगों ने किए होंगे। जब वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं कि जहाँ पे आपके पास लैंड ना हो, अप्रूवल ना हो, और फिर आप ओवर सेल कर लें। लाइक मैंने किसी से कमिट किया कि मैंने आपको प्लॉट देना है और मैंने 3 साल में देना है, और आप 3 साल में भी डिलीवर ना कर सकें, उससे क्या होता है कि वो आपकी जो ब्रांड की जो लोगों का ट्रस्ट होता है वो शेक करते हैं। और अब हमारे इस केस में देखें इतिहाद में, तो हमारी लैंड की ओनरशिप 100% सिक्योर होती है। हम अप्रूवल लेते हैं, फिर जब हम सेल करते हैं तो जितनी लैंड है उतनी ही सेल करेंगे, बल्कि उससे कम सेल करते हैं हम, ताकि हमारे पास कुशन हो। कल को हमने किसी को अगर फर्ज करें बाद में किसी को उसके अंदर ओबलाइज करना है तो उसको दे सके। तो ये सारी चीज़ें, और फिर सबसे बढ़ के ये है कि जब हम 3 साल की टाइम लाइन देते हैं एंड यूज़र को और हम डिलीवर कर देते हैं साल में या 1.5 साल में, तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस पे हमारा फिर ये सबसे बड़ा लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये इतिहाद ने अगर कोई भी लॉन्च किया है या कोई भी प्रोजेक्ट दिया है मार्केट में, वो टाइम से पहले भी डिलीवर होगा, उसकी अप्रूवल भी होगी, और उनके ऊपर जब वो इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे उसी दौरान वो अपना घर भी बना सकते। सो 100% एक्विजिशन, 100% अप्रूवल, नो ओवर सेलिंग एंड ऑन टाइम, बल्कि बिफोर टाइम डिलीवरी। अरे सीधी सी बात है, हर आदमी हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपका तो स्लोगन ही है कि फ़ायदा इसी में एग्जैक्टली। तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि हाँ भाई इसमें अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई आता है तो फ़ायदा है इसमें? लेकिन 2 किस्म के फ़ायदे होते हैं रियल स्टेट में, या इन्वेस्टर आता है या एंड यूज़र आता है। सही। इन्वेस्टर इसलिए आता है कि उसको जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न मिल जाए। सो अगर मैं फेज़ 1 देखूं तो जो 50 लाख रुपए का प्लॉट था 5 मरले, आज वो 1,40 का है। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल फ़ायदा हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम कमर्शियल देखें तो अगर कमर्शियल उस वक्त हमने 60 लाख रुपए मरला बेचा था, तो आज वो कमर्शियल 2 करोड़ रुपए का पर मरला हो गया। सो ये बेसिकली कैपिटल गेन है जो इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, फिर अब एंड यूज़र का फ़ायदा क्यों है इसमें? जब आप किसी अच्छी सोसाइटी में टाइम से पहले आपको पोजेसन मिल जाए और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर लें। पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट में कि हर साल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्कुल है। अगर आपको आज आपने पेमेंट कर दी और आज आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो 2 साल बाद जिस घर को आपने 2 करोड़ में बनाया वो शायद 2.5 करोड़ में भी नहीं बनता। तो बेसिकली एंड यूज़र के लिए भी फ़ायदा इसमें, क्योंकि आपको टाइम से पहले डिलीवरी मिल गई, और इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदा इसी में है कि वो बेसिकली अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये बेसिकली हम, इसलिए हमारा ये स्लोगन है
कि जो लोग इत्तेहाद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं, उनका फ़ायदा इसी में है कि वो जल्दी डिसीजन लेके इत्तेहाद के अंदर अपना प्लॉट सिक्योर करते हैं। तो ये बताएं, जब मैंने इत्तेहाद के मुतालिक चीज़ें पढ़ी तो मुझे एक खुशगवार हैरत हुई जान की, वो ये कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हुई हैं। 8 साल का अरसा तो बहुत ही कम अरसा है, तो उसमें मुख्तलिफ शहरों में इतने प्रोजेक्ट्स हैं। आप अगर प्रिसाइज बता भी सकें कि 8 साल में कितने शहरों में कितने प्रोजेक्ट्स हैं और इसके पीछे क्या विजन है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट दूसरे से बहुत बेहतर। ऐसे ही है। देखें, ये इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 जो है, ये आज से तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले लॉन्च हुआ था। और जो मुनीर साहब का ये विजन था कि बिकॉज वो डेवलपमेंट कंपनी में तो ऑलरेडी थे, वो उनकी अपनी TAPL के नाम से कंपनी थी, टेक्निकल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अच्छा, वो बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो उनको वैसे भी बहुत शौक है डेवलपमेंट का और कंस्ट्रक्शन का, तो ये लैंड एक अपॉर्चुनिटी आई। उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने अवेल की और यहाँ पे डेवलप करके, ये फर्स्ट टाइम लाहौर की हिस्ट्री में होगा कि डेवलप करके किसी ने प्लॉट बेचे और विद इन 7 days हमारी सारी इन्वेंट्री बिक गई थी फेज़ 1 की। वहाँ पे फिर हमने पॉज लिया कुछ अरसे के लिए। फिर हमने तो 2018 के अंदर रहीम यार खान में हमने इत्तेहाद गार्डन फेज़ 1 लॉन्च किया। वहाँ पे भी यही था कि हम डेवलप करके ही हमने मार्केट में दिया, जिसमें रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी था, तब जाके हमने सेल शुरू कर दी। 2023 में 23rd में हमने फेज़ 2 लॉन्च किया और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 5 प्रोजेक्ट्स इन अ रो लॉन्च किए। हम हर साल 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमने फेज़ 2 के बाद फिर हमने प्रीमियर इनक्लेव लॉन्च किया। फिर प्रीमियर इनक्लेव के बाद हमने प्रीमियर इनक्लेव लाहौर में, बाय द वे, राइट। फिर उसके बाद हमने सियालकोट के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इत्तेहाद टाउन सियालकोट। उसके बाद हमने इत्तेहाद गार्डन रहीम यार खान फेज़ 2 लॉन्च किया। फिर उसके बाद इत्तेहाद गार्डन फेज़ 3 लॉन्च किया। फिर इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 लाहौर लॉन्च किया। तो ये 8 प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने, ये जो 2 प्रोजेक्ट को छोड़ के, बल्कि एक इत्तेहाद गार्डन फेज़ 1 और इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 को छोड़ के, बाकी सारे प्रोजेक्ट हमने पिछले 3 सालों में डिलीवर किए और हमने कंसीव करके लॉन्च करके डिलीवर किया है, बाय द वे। सो ऑब्वियसली देखें, इस रियल एस्टेट के अंदर पोटेंशियल है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न मिलता है और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो लोगों के पास, हमारी वैसे भी आपको पता है कि अक्सर कहते हैं कि जी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की घरों की शॉर्टेज है इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे दें लोगों को और टाइम से पहले डिलीवर कर दें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा बिजनेस और कुछ। तो मेरे अंदर का साफ ही थोड़ा सा जाग रहा है, जरा बिहाइंड द सीन्स जानने का बड़ा शौक है ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा नजर आ रहा है और एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन इसके पीछे आई एम श्योर, जरा मुझे बताया ना, कुछ चैलेंजेस भी तो आते होंगे ना, वो किस तरह के होते हैं, उससे कैसे ओवरकम करें? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये इंडस्ट्री के अंदर जो एक मॉडल था फाइल्स का, लोग फाइल्स बेच, हमें जुमला सुनते हैं फाइलें बिक गई, फाइलें चाहिए। हाँ, फाइल बिकना क्या होता है आसान लफ्ज़ों में कि प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता और फाइल बेसिकली प्लॉट के पीछे भी एक फाइल ही होती है, बट वो जेन्युइन फाइल होती है। एक फाइल थी जो कि आज से 4-5 साल पहले अगर आप ट्रेंड देखें कि शायद आपके पास प्रोजेक्ट का 5 कनाल भी नहीं है, बट आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसके अपना अच्छा प्रिंटर रखा और उसके ऊपर कलरफुल प्रिंट्स निकालना शुरू कर दिए और उस पर आपने लिख दिया कि जी ये पेपर जो है ये 5 लाख का है। वो 5 लाख का पेपर जो था वो हमारा बेसिकली कंपटीशन था। जब हमने अपना सेटअप स्टार्ट किया और जब हमने प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल टीम हायर की, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसी इंडस्ट्री में 80% इलीगल या अनअप्रूव्ड सोसाइटीज में पैसा जाता था। अब आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे उस बंदे के पर्सनल लैंड है, ना उसकी कोई कॉस्ट है, और वो बंदा सिर्फ मार्केटिंग पे स्पेंड करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस, लाइक आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसके पीछे पूरा एक लैंड की कॉस्ट है, फिर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, फिर आपकी अप्रूवल कॉस्ट है, फिर उसके बाद आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, फिर आपकी इंसेंटिव की कॉस्ट है, इस सारी चीज़ों को बेयर कर रहा है और एक बंदा सिर्फ प्रिंट करके और सिर्फ कमीशन देता है और मार्केटिंग करता है। फिर लोगों को एजुकेट करना कि आप फाइल की बजाय प्लॉट खरीदें, बिकॉज देखिए ताकि धोखे से बचें, धोखे से बचें। आपके पास अगर आज आपके पास कोई बंदा लैंड या प्लॉट्स के लिए आता है तो उसकी पहले आप अप्रूवल देखें, फिर उसके बाद उसकी लैंड होल्डिंग देखें, फिर देखें कि क्या उससे पहले उसकी हिस्ट्री में, उस प्रीवियस हिस्ट्री में क्या उसने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया कि नहीं। सो लोगों को एजुकेट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेसेस थे ओवरऑल अप्रूवल के, वो बहुत डिलेज इसके अंदर आते हैं। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली जब आप सही काम करते हैं तो आपके पास आपको हर्डल्स काफ़ी मिलते हैं।
वो एक चैलेंज होता है और अभी भी शायद वो किसी हद तक है। फिर इसके अलावा लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर लाना, लोगों को बेसिकली लीड जनरेशन मॉडल पे लेके आना, जो हमारी रियल स्टेट की हमारी कम्युनिटी है, जो जितने भी सेल्स पार्टनर हमारे प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, इनको एजुकेट करना। बेसिकली कुछ अर्सा पहले, 4-5 साल पहले की बात जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मोस्टली लोगों की क्या था, नेटवर्किंग होती थी कि मैं वसीम को जानता हूँ, वसीम ने मुझे 2 लीड्स दे दी। सोशल मीडिया पे लोगों ने स्पेंड नहीं करते थे। हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पैसा वो अपनी गाड़ियों पे लगाते थे, वो अपने ऑफिसेज पे लगाते थे, वो अपने कपड़ों पे और जूतों पे लगाते थे। बट अगर वो बिजनेस पे पैसा कहते थे कि यार बिजनेस पे भी लगाओ, तो वो समझते थे ये क्या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि जी आप अपने प्रॉफिट में से 20% अपने बिजनेस पे स्पेंड करें, चाहे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, चाहे अपने ऑफिस के अंदर अच्छा रिसोर्स लेके आएँ। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे हमारे इस पूरे रियल स्टेट सेक्टर में, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट की 3 से ज़्यादा ब्रांचेस नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी नहीं है एम्प्लॉयज़ की। हर टीम के अंदर पर्सनली मैंने एक ऑफिस खोला, मैंने शुजाब रियल स्टेट के नाम से, और मैंने 10 बंदे रख लिए। अब उन 10 बंदों ने में से जो भी एक्सपर्ट हो गया वो मुझसे निकल के उसने अपना एक ऑफिस खोल लिया, बिकॉज यहाँ पे न रिटेंशन सिस्टम था, न यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम था, न यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस कम्युनिटी को अपने विजन के साथ अलाइन करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमने, आज अगर आप लाहौर में खड़े हो जाएं और कोई कहे ना कि मैं फाइल भेजता हूँ, तो लोग उसको शायद गालियाँ निकालते होंगे, बिकॉज लोग इतने एजुकेट हो गए और पिछले हिस्ट्री में लोगों के साथ इतने फ्रॉड्स हो चुके हैं कि लोग अब कहते हैं कि नहीं यार, प्लॉट खरीदना है चाहे कुछ महंगा भी हो, लेकिन हमने प्लॉट। एजुकेट हो गए, कुछ मार खा के लोगों ने सब। लेकिन ये बताएं, हम तो कराची से हैं, यहाँ पे मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन लाहौर में लेकिन एक मसला भी है ना कि वो जब बारिश आती है तो पानी आता है, और ज़्यादा बार तो ज़्यादा पानी है, वो नहीं चैलेंज होता है जो। देखिए हमने पिछले 4 महीने जो बारिशों का स्पेल था यहाँ पे मानसून का 3 से 4 महीने का, इसमें हम बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन ये देखें कि उस पानी बारिश के अंदर भी हमने अपना काम नहीं रोका। अच्छा, उसकी मेन वजह ये थी कि अगर आपकी ड्राइंग्स, आपकी सर्विस और आपकी प्रोफेशनल टीम हो, अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास TAPL की जो हमारे इन हाउस डेवलपमेंट टीम है, मोर देन 6000 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने डे फर्स्ट पे हमारी जो वर्किंग होती है वो ये होती है कि मानसून से पहले हम बेड्स बना लेते हैं ताकि पानी हमें डिस्टर्ब ना करे। तो उस दौरान भी हमने काम किया, और अभी आप प्रीमियर इनक्लेव का विजिट जब करेंगे, ये उस मानसून के टाइम के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे ले आए हैं कि नेक्स्ट मंथ हम इसको पोजेशन में देने जा रहे हैं। और अभी भी 1.5 साल पेमेंट प्लान रहता है लोगों का कि लोग 1.5 साल पेमेंट पे कर रहे होंगे और हम उनको पोजेशन देंगे। सो ये बेसिकली स्ट्रेंथ है। और ऑब्वियसली चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड के अंदर अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। हमारा जो मेन चैलेंज था वो यही था कि एक तो अब रेगुलेटर नहीं है, और दूसरा ये है कि अनअप्रूव्ड और इलीगल सोसाइटीज़ के साथ कम्पीट करना। ये समझाएं मुझे कि लोकेशन बड़ी आइडियल है। अभी हम शहर से निकले तो विद इन नो टाइम हम पहुंच गए यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि मैं एक हल्का सा नैप ले लूँगा रास्ते में, उसका मौका मिला नहीं मुझसे। तो ये लोकेशन की सिलेक्शन के पीछे क्या मैं कहना था, क्योंकि ज़ाहिर शहर तो लाहौर आबाद हो गया है, तो आप एग्जैक्टली मतलब शहर में भी नहीं है लेकिन शहर से दूर भी नहीं हो, बल्कि एहसास ये हुआ कि बिल्कुल शहर के साथ ही है। देखिए हमारा जितने भी हम जब भी हमारे पास कोई लैंड का ऑप्शन आता है ना, तो उसके हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर स्टडी होती है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सी चीज़ें पहले से पता होती हैं। लाइक फर्स्ट करें, मैंने जब फेज़ 2 लॉन्च कर रहा था तो मुझे पता था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर रोड कौन कौन से गुजरने हैं, यहाँ पे कौन कौन सी डेवलपमेंट होनी है, वहाँ पे LDA सिटी है जो कि 58,000 कनाल पे है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ब्राउन पॉकेट्स और लाहौर की कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल टीम होती है। हम अब लैंड एक्विजिशन में देखें तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है जो इन सारी चीज़ों को कवर करती है, एंड देन फिर वो हमें रिकमेंड करते हैं कि इस एरिया में ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेज हैं। फिर हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, देन जाके हम वो फिर प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके पीछे प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर फोरकास्टिंग होती है। फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे कम्यूट कल को कैसा होगा, फिर हम देखते हैं कि 5 साल बाद यहाँ पे कौन कौन से रोड्स हैं जो कि डेवलप होंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब शायद आज से 3 साल पहले फेज़ 2 इतना अट्रैक्टिव नहीं था एंड यूज़र या इन्वेस्टर्स के लिए। आज के दिन में अगर आप देखें, क्योंकि पाइन एवेन्यू रोड वहाँ पे बनना शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट आज आप देखें तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा आ गया। उसकी वजह यह है कि लोग पहले कह रहे थे कि शायद ये बनेगा नहीं बनेगा, डिले होगा नहीं होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 साल थे
उसमें हम लोगों के साथ कमिटमेंट करते रहे कि ये मैंडेटरी रोड्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रोड हैं, वो कोई नहीं रोक सकता इसको। इसी तरह वहाँ से फिर मोटरवे गुजरी, लाहौर साहिवाल मोटरवे, वो उस एरिया से क्रॉस हुई। तो ये वो जो पॉइंट्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रॉपरली स्टडी करके एंड देन फिर हम वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं एंड देन लॉन्च करते हैं वहाँ पे। थोड़े से रास्ते समझाएं मुझे ज़रा लाहौर की और इनकी अहमियत समझाएं। बड़ी जानी मानी रोड है, पाइन एवेन्यू रोड। तो अभी लेक सिटी से फिरोजपुर रोड तक कनेक्ट हो रही है। अच्छा, इसके अंदर ना बेसिकली छतरी चौक से ये फिरोजपुर तक जाती है। ये पहले छतरी चौक से लेके लेक सिटी तक ऑलरेडी बनी हुई थी। ये तकरीबन 9.5 किलोमीटर के करीब है। अब जो सेकंड इसका जो फेज है वो बेसिकली लेक सिटी से लेके फिरोजपुर रोड तक है, और इसमें डिफरेंट सोसाइटीज आ रही हैं, जिसमें लेक सिटी भी कवर हो रही है, मिड सिटी हो रही है इटसेल्फ, इसमें अपना LDA सिटी वो कवर हो रही है। तो 3-4 और सोसाइटीज हैं जिसके अंदर से गुजरते हुए फिर फेज 2 आता है हमारे इतिहाद टाउन का, फिर इतिहाद टाउन फेज 3 आता है एंड देन फिर फिरोजपुर रोड आता है। तो ये बेसिकली ये कनेक्टिविटी जो है ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप रायमंड रोड और इस पे देखें तो 1,30,000 के करीब गाड़ियां यहाँ से डेली कम्यूट करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अगर ये रोड उससे कनेक्ट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 3 टाइम ये बढ़ जाएगी। तो ये इतना बड़ा कमर्शियल हब बन जाएगा कि यहाँ पे जितने भी ब्रांड ऑलरेडी मेरे 60-61 के करीब ऑलरेडी हैं, बट ये टोटली ये आपकी पूरे लाहौर का जो सेंटर ऑफ द सिटी है ना, वो सारा इधर डाइवर्ट होना शुरू हो गया। बिकॉज 2 चीज़ें मेन रीजन हैं। एक तो ये कि ये यहाँ पे बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, दूसरा इसकी स्ट्रेच बहुत बड़ी है। फिर ये 150 फीट रोड है जिसके दोनों साइडों पे अभी भी लैंड की अवेलेबिलिटी है। हम फेज 3 और फेज 2 को क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप कोई भी लाहौर में स्ट्रक्चर रोड पे देखेंगे तो आपको प्लॉट तो मिल जाएगा, बट वो कैश पे मिलेगा और मिनिमम 2 करोड़ रुपए पर मरला से शुरू होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम 3 साल के पेमेंट प्लान पे और छोटा प्लॉट दे रहे हैं। अच्छा, आप अगर यूजुअली देखें तो स्ट्रक्चर रोड्स पे आपको कनाल से या 10 मरले से छोटा प्लॉट कोई नहीं मिलता। हमने क्या किया, हमने दोनों सेगमेंट्स, बड़े भी और छोटा सेगमेंट दोनों को कवर किया। हमने छोटे प्लॉट्स भी दिए पाइन एवेन्यू पे और उसके साथ हमने बड़े प्लॉट्स भी देना शुरू किया। तो और वो 3 साल के पेमेंट प्लान पे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट आप इवेंट पे आए थे, उस इवेंट में हमने लॉन्च किया था और आज के दिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, सारी सोल्ड आउट। और उस इवेंट में और आज के दिन में मेरा ख्याल है कितना 12 दिन का ऑर्डर है, इतना ही होगा। आपका ज़ाहिर है रियल एस्टेट में आपका, यानी आपका आई थिंक सोना, उठना, ओढ़ना, बिछोना, सोचना सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट रियल एस्टेट। सो यू आर वेरी रेलेवेंट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि कैसे है रियल एस्टेट का फ्यूचर, कैसे? वो सवाल है जो हमसे बहुत सारे लोग जब इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे होते हैं तो आम तौर पर उसका पहला सवाल ये होता है कि जिसके जेब में 2 पैसे हों, इन्वेस्ट करने के लिए या रहने के लिए कोई घर देख रहा हो, तो कहता है उसी में बताएं रियल एस्टेट का फ्यूचर कैसा है इसमें। तो ज़रा ये जेनेरिक सवाल है कि रियल एस्टेट का फ्यूचर है अच्छा है इस मुल्क में या ठीक ही है या क्या है? थोड़ा ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान के लोगों के DNA में रियल एस्टेट है, ये तो फैक्ट है। हर बंदा जिसने पहली जॉब की, उसने जो सेविंग की, उसने पहला ये कहना कि जी मैंने अपार्टमेंट लेना है या प्लॉट लेना है। सो रियल एस्टेट के अलावा अगर आप अनफॉर्चुनेटली देख लें, आज के दिन में कोई इंडस्ट्री आप इमीडिएटली खड़ी नहीं कर सकते। बहुत से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको डिस्कस नहीं करते हम। बट रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आज भी थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, इसमें इतना पोटेंशियल है। मैं एक वर्किंग देख रहा था, उसमें $8 बिलियन की इंटरनेशनल रेमिटेंस पाकिस्तान में है अभी तक। पिछले सालों में जब अच्छे हालात थे तो 5.6 बिलियन आपका पाकिस्तान आया था, और उसमें से 70% जो था, 65% जो था वो रियल एस्टेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3 साल में रियल एस्टेट के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई 2-3 ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट चौक हो गई थी। नंबर 1, जो आपका करेंसी है जो आपकी, वो बेसिकली डिवैल्यू हो रही थी बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल मार्केट में लोग जब हम डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते थे उस वक्त डॉलर अगर 180 रुपए का था और हमने प्लॉट ले लिया 1 करोड़ का, और जब हम बेचने जाते थे तो अब डॉलर 280 का हो गया बट प्लॉट 1.5 करोड़ का, उल्टा मुझे नुकसान हो गया जब मैं कन्वर्ट करके वापस पैसे लेके आता हूँ। तो वो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी पिछले 3 साल में। अब ये 6 से 8 महीनों में जब ये आपका डॉलर स्टेबल हुआ है, इससे ऑटोमेटिकली लोगों का दोबारा से इंटरेस्ट इसके अंदर, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तान से, दोबारा से आना शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन जो डॉलर की थी वो इम्पैक्ट अभी कवर ही नहीं हुआ, बिकॉज 3 साल बाद हमने पिछली, आप जितनी भी हिस्ट्री देख लें पिछले 20 साल की, हर 3 साल बाद आपकी रियल एस्टेट की जो
चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, 70% इंक्रीज हो जाता है। आप देखेंगे, आपने कोई भी प्लॉट लिया और अगर वो अप्रूव्ड सोसाइटी है या कोई लेजिटिमेट आपके पास प्रॉपर्टी है, आफ्टर 3 इयर्स वो 70% आपको उसका प्राइस जंप मिल जाता है। पैटर्न ये पैटर्न है पिछले 20 साल का अगर आप देख लें। इस दफ़ा 4 साल हो गए आप 50% जंप भी नहीं ले पा रहे। सो इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो थोड़ा सा आपका ये जो इकोनॉमी का मसला था, फिर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, फिर अब जाके चीज़ें स्टेबल होना शुरू हुई पिछले 6 महीनों से। अब हमें वो फ्लो भी नज़र आ रहा है, हमें जो इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका रिस्पॉन्स भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बैंक का जो 23% इंटरेस्ट रेट था, देखें हमेशा एक चीज़ याद रखें, इन्वेस्टर हमेशा अपने फंड्स को सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करता है, चाहे वो एंड यूज़र है चाहे इन्वेस्टर है। जब आपको बैंक 23% अगर आपको साल का दे और 1 मिनट की आपने रिक्वेस्ट की, अगले दिन आप अपना विद जीरो रिस्क, तो कभी भी कोई इन्वेस्टर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये फैक्ट है। जब से ये 11% पे आया और हम एक्सपेक्ट करें सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, ये सारा पैसा दोबारा से रियल एस्टेट पे आएगा, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या स्टॉक एक्सचेंज है या रियल एस्टेट है। स्टॉक एक्सचेंज में 90% लोगों को समझ ही नहीं है कि उसको कैसे, मैकेनिज्म क्या, और रियल एस्टेट में आप सिक्योर फील करते हैं कि यार आपने पैसे दिए, आपकी रजिस्ट्री हो गई, आप सिक्योर हो गए। जब आपको पैसा चाहिए होगा साल बाद, आपने वही प्लॉट बेचना है, उसके अंदर आपको रिटर्न उसका मिल जाता है। तो मे बी यू सजेस्ट कि इट इज द राइट टाइम और बेस्ट टाइम। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि अगर आपको लगता है कि वो साइकिल दोबारा रिवर्स हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है सप्लाई डिमांड का गेम होता है, तो जो लोग आते हैं तो नेचुरली पे प्राइस बढ़ती है। ऐसे ही है, अभी प्राइस अच्छे लेवल पे है, इट इज द देखें राइट टाइम टू बाय। हमेशा से जब भी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जब आप ट्रेन चल रही होती है ना और आप ट्रेन में चढ़ के सीट लेना चाहते हैं, तो हमेशा आपको कंप्रोमाइज सीट मिलती है और आपको जख्मी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो ना, तो आप बड़े सुकून से जाके अपनी मर्जी की सीट लेते हैं और आपको ये भी रिस्क नहीं होता कि कोई चोट लग जाएगी। सो इस वक्त ट्रेन ऑलमोस्ट चलने वाली है, तो ये राइट टाइम है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अच्छे डेवलपर के साथ, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके ऊपर आपको कंफर्म हो कि ये डिलीवर हो जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, बट आप इन्वेस्टमेंट करें। अगले 6 से 1 साल के अंदर आपको उसका रिटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। सर ये बताएं, जाहिर है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है वो पाकिस्तान का असासा है और वो उनका दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़क रहा होता है। हर किसी के जहन में, दिलो दिमाग में कहने का होता है कि हम यहाँ आए हैं, अल्टीमेटली वापस ही जाना है, या जो साल में कुछ दिनों के लिए भी जा रहा हो तो उसकी ख्वाहिश होती है एक घर वहाँ पे हो। या एक चीज़ बड़ी मुझे दुख भी देती थी कि जब हम ओवरसीज़ जाते हैं, अभी हम सऊदी अरब गए थे, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह इवेंट वाला ने बड़ी इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे यूके का भी इंशाल्लाह कर रहे हैं प्लान। देखिए एक मुझे बड़ा दुख होता था जब वहाँ पे हर दूसरा बंदा कहता था कि सर जी हमने फलां प्लॉट लिया तो जी कब्जा हो गया, फलां लिया तो फाइल नहीं हुई, डिलीवरी नहीं हुआ। और वो मतलब कुछ तो बेचारे बहुत तंग आ जाना ना कि यार मतलब, और उसमें फिर ऐसे भी लोग हैं, ज़ाहिर है बहुत ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियल माशाल्लाह जिनकी पोजीशन तगड़ी है, और ऐसा भी जिसने रुपया जोड़ा है और जिसने कहा जी फलां साहब ने कहा कि ये उठा लो, अच्छा प्लॉट है, ये 100 का है 200 का हो जाएगा, ले लिया और प्लॉट पे ही कब्जा हो गया या फाइल ही 2 नंबर थी। तो सवाल मेरा ये कि ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में मैंने देखा कि उनकी ख्वाहिश बहुत है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन धोखा भी बहुत खाए में। तो उनको यहाँ घर बनाना है, इससे पहले आप लोगों को, और आपसे बड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री है बिलखुसूस रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिलखुसूस इत्तेहाद टाउन कह रहा हूँ, तो उनको तो यहाँ घर बनाना है, लेकिन आप लोगों को उनके दिल में घर करना है ताकि फिर वो यहाँ पे, ये इसके बारे में बताएं हमें। देखिए अब लास्ट टाइम जिस तरह आपके साथ हमने सऊदीया ट्रैवल किया, अभी इंशाल्लाह नवंबर में हमारा यूके का प्लान है रोड शो करने का, हमारे दुबई में अपना ऑफिस है, हम कतर में इंशाल्लाह अभी रोड शो करने जा रहे हैं। बात यह है कि जब तक लोगों का ट्रस्ट आप पे नहीं होगा ना आपके ब्रांड पे, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आपने भी कहा ना कि कुछ लोग तो अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग बड़े महीने की जमा पूंजी लगाते हैं। सर दोनों लोगों ने अगर धोखा खाया ना, तो दोनों आपके साथ रियल एस्टेट में दोबारा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे उसने बड़ी मुश्किल से सेविंग की हो, चाहे उसके पास बहुत पैसा हो, बिकॉज कुछ जाया करना कोई नहीं आता। तो बात यह कि जब तक रेगुलेटर अपना काम नहीं करेगा, देखिए मैं एज अ डेवलपर अपने तमाम पॉलिसीज SOPs को फॉलो कर रहा हूँ, बट एक रेगुलेटर बैठा हुआ है जिसने पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है। वो काम मैं नहीं कर सकता, बट मेरा जो काम है वो मैं पूरा अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। हमारा सबसे बड़ा जो हम रियल एस्टेट के अंदर जब हम रोड शो में जाते हैं,
तो सबसे पहले हम लोगों को ये कहते हैं कि यार आप प्रॉपर्टी मत खरीदें, आप पहले हमारी ड्यू डिलिजेंस करें, आप हमारी चीज़ें चेक करें, आप हमारी अप्रूवल चेक करें, आप हमारी लैंड की ओनरशिप चेक करें और हमारे प्रीवियस डेवलपमेंट के जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको विजिट करवा लें, या हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर वर्चुअल टूर है जो कि हम हर महीने अपडेट कर रहे होते हैं, या हमारे आप यूट्यूब पे चले जाएं, हमारे वीकली जो डेवलपमेंट के वीडियोज़ हैं वो देख के आप खुद आइडिया लगा लें कि क्या आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो सिक्योर है, क्या जो चीज़ आप ले रहे हैं क्या वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे सिर्फ वो कॉन्फिडेंस देने के लिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में ओवरसीज़ के साथ बड़ा बुरा हुआ, लोगों ने अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स भी बेचे हैं, लोगों ने इलीगल प्रोजेक्ट्स भी बेचे हैं, लोगों के पास फाइलें थी फाइलें भी बेची हैं, एंड यूजर्स वहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए का ओन दे के प्लॉट लिया जो कि ओन खत्म हो गया, अब माइनस में चला गया। ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि एंड ऑफ द डे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझ पे ही इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो सिर्फ 90% आप जब लास्ट में गए थे तो लोगों ने ये नहीं कहा कि जी हम इत्तेहाद को कहते हैं कि रियल स्टेट के अंदर क्या करना। तो बेसिकली रियल स्टेट के अंदर जब तक अच्छे डेवलपर नहीं आएंगे, जब तक रेगुलेटर ओवर सेलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा, जब तक रेगुलेटर टाइम पे अप्रूवल नहीं देगा, ये सारे इम्पैक्ट्स आपको नजर आएंगे। वो शायद लाहौर में कम हो, साहिवाल में ज़्यादा हो, साहिवाल में कम हो, इस्लामाबाद में ज़्यादा हो, इस्लामाबाद में कम हो, कराची में ज़्यादा हो। तो देखें ओवरऑल बैंक्स को स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा है, पीटीए जो है आपके तमाम ऑपरेटर्स जो टेलीकॉम के उनके, तो ये सारे वो रेगुलेटर्स हैं जिन्होंने एसओपीज बनाई है। अब इन एसओपीज को कोई ना कोई बेसिकली अप्लाई करके और उसको फॉलो करवाए, ये चीज़ यहाँ पे कमी है इस चीज़ की ऑब्वियसली, ताकि कोई डंडी मारना चाहे भी तो ना मार सके। अब देखें दुबई में कौन मार सकता है, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एस्क्रो अकाउंट है तो पैसा जा ही नहीं सकता कहीं और, वो सब 100%। जब तक आपके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है आप प्रोजेक्ट कंसीव नहीं कर सकते, जब तक आपके पास 20% का उसकी एसेट की वैल्यू नहीं है, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है, उसकी अमाउंट की 25%, तब तक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो पैसा है आपने एस्क्रो में ही लेना है एंड यूजर से। बेसिकली उसको बड़ा स्ट्रीमलाइन करिए कि जी आपने सिर्फ वेंडर्स को पे करना है, इसमें से इतना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं या अपने जरूरत के लिए निकालते हैं, बाकी सारा आपने प्रोजेक्ट पे लगाना। बेसिकली तो देखें जब नियत हो ना तो आप K2 पे भी चढ़ जाते हैं, और जब नियत ना हो तो आप अपने ऑफिस से भी बाहर नहीं निकलते। सो हमने माजी की बात कर ली, हाल की बात कर ली, अब मुस्तकबिल का बताएं, क्या फ्यूचर में इरादे क्या हैं, गोल्स क्या हैं? हाँ जी, अब ऑलरेडी जैसे बताया कि रियल एस्टेट में बहुत पोटेंशियल है और नीड और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और एज अ ब्रांड जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इत्तेहाद टाउन पे वो मैंने इन कैश भी करनी। सो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन डेफिनेटली डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमें करनी है। हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे हमने अपना ब्रांड लेके जाना है। हमारे निशाने पे फैसलाबाद भी है, हमारे निशाने पे पिंडी इस्लामाबाद भी है, हमारे निशाने पे गुजरात भी है, हमारे निशाने पे सरगोदा भी है, साहिवाल भी है। मैं आपको बताऊं जहाँ पे पोटेंशियल है ना वहाँ पे हमने जाना है, बिकॉज इसमें ये कहना कोई गलत बात नहीं कि इसमें मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा ऑब्वियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो मैंने उसको अवेल करना ही करना है। सबसे बड़ा जो इस वक्त देखें ऑब्वियसली जब एज अ ब्रांड आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी इस वक्त की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, जो हम इस वक्त इमीडिएटली जो डिलीवर करेंगे वो हमारा सबसे पहले होगा फेज़ 3 हम डिलीवर करें, सियालकोट हम इमीडिएटली पोजेशन दें, इत्तेहाद गार्डन फेज़ 3 रहीम यार खान को इमीडिएटली डिलीवरी की तरफ लेके जाएं, प्रीमियर इनक्लेव इत्तेहाद टाउन प्रीमियर इनक्लेव लाहौर के अंदर जो है उसका अगले महीने पोजेशन दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे फ्यूचर के अंदर ऑलरेडी हमने अपने कैलेंडर में मार्क की हुई हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम हम अपने सिटीज़ को कवर करें और लोगों को एक खूबसूरत सोसाइटी दें जहाँ पे वो रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ सिक्योर फील करें, उनको वो तमाम इम्यूनिटीज़ मिलें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं। तो बेसिकली तो हमारा दोनों ऑब्जेक्टिव हैं कि अच्छी लिविंग भी दें, पेनिट्रेट भी करें और डिलीवर भी टाइम से पहले करें। राइट सर भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये चाहता था कि इत्तेहाद के हमने इवेंट्स होस्ट किए हैं पाकिस्तान से बाहर ही, पाकिस्तान में तो ज़रा खुद आके देखूँ, सीइंग इज़ बिलीविंग। और आपसे वैसे तो बहुत कुछ मैं जानता रहा हूँ रियल एस्टेट के बारे में और इत्तेहाद के हवाले से, लेकिन चाहता था कुछ जो बुनियादी सवाल कैमरे के सामने हो जाए ताकि जो लोगों के जहनों में भी हैं वो आ जाए। इट्स रियली गुड टू नो कि आप बैठ के अगर कैमरे के सामने दावा कर रहे हैं कि रेगुलेटर का किरदार अपनी जगह, लेकिन आप बाय बुक मेक श्योर कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें पूरी की। आप दावा कर रहे हैं कि हम 100% लैंड एक्विजिशन के बगैर प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं करते।
आप दावा कर रहे हैं कि 100% अप्रूवल के बगैर अनाउंस ही नहीं करते, और ये कि डिलीवरी ऑन टाइम नहीं हो जाती बल्कि उससे पहले हो जाती है। सो गुड टू नो। हम ज़ाहिर थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं तो दुनिया की बाकी जगहों से कंपेयर करते तो मेरा अपना एक एनालिसिस है छोटा सा कि अगर हम नेक नियति से काम करें ना तो कोई मतलब आप यकीन जानिए कैमरे के सामने नहीं कह रहा है, बिलीव इट, पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं होगा, पाकिस्तान जैसा विन विन सिचुएशन है जहाँ जो बिजनेस करना चाहता है वो बहुत कमा सकता है, ऐसे ही है। और एंड यूज़र को वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छी मिल सकती है अगर नेक नियति से काम हो और अगर सारे कवायद ज़ाबित फॉलो किए जा रहे हों। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. इत्तेहाद की सारी मैनेजमेंट के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और अल्लाह करे कि यही ये इत्तेहाद जो कायम है, इत्तेहाद और उसके कस्टमर्स के दरमियान ये कायम रहे, ताकि आप भी ये कह सकें और आपके कस्टमर्स भी कह सकें कि वाकई फ़ायदा इसी में है।